अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर कबीर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर। आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग नाइन्थ क्लास में जो चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिक्स का, नाइन्थ साइंस ग्रुप की बात मैं कर रहा हूँ। उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है वो आपका पहला चैप्टर है बेटे, मैट्रिक्सिस एंड डिटर्मिनेशन। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद मैं फिर आपको डिटर्मिनेशन का थोड़ा सा तारुफ दे दूँगा कि डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं बेटे यहाँ पर मैट्रिक्स को, कि मैट्रिक्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ये देखें कि अगर हम मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई भी मवाद हो, कोई भी डाटा हो, किसी किस्म के कोई भी नंबर्स हों, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8, हमारे पास कोई भी नंबर्स हों और इन नंबर्स को हम लोग रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में लिख दें, रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में लिख दें और लिखने के बाद उसको एक ब्रैकेट के अंदर जो है वो बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो देन जो एक नई शक्ल दरियाफ्त होगी या जो एक नई जो चीज़ दरियाफ्त होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मैं देखें यहाँ पर मैंने लफ्ज़ पहले बोला कि रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में, मतलब कि मेरे पास मवाद 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 2, 4, 6 और 8, ठीक है। तो ये जो मैंने बात कही थी कि रोज़, ये 2 रोज़ इसमें और 2 कॉलम्स है इसमें, रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में लिख के तो मैं इसको अगर एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ, जैसे मैंने ये यहाँ पर ब्रैकेट लगाई तो ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। यहाँ पर मैंने 2 लफ्ज़ यूज़ किए। पहला लफ्ज़ मैंने यूज़ किया बेटे रो, और दूसरा लफ्ज़ मैंने यूज़ किया कॉलम का। कॉलम क्या होता है, पहले रो को डिस्कस कर लेते हैं। रो को हम उर्दू में बोलते हैं कतार। कतार क्या होती है, देखें आप लोग स्कूल में जाते हैं, टीचर आपको कहती है मेका रो, कतार में खड़े हो जाओ। तो आप लोग कतार में किस सीक्वेंस के अंदर खड़े होते हैं, इस तरह से कि इस तरह से, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं या ऐसे एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं। सिंप्लीफाई, आप लोग एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं। यानी इस फॉर्म में अगर मैं इसको आपको जो है ना वो लिख के समझाना चाहूँ तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि आप लोग इस फॉर्म में एक दूसरे के पीछे जो है ना वो कतार में खड़े हो जाते हैं, रो के अंदर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो आपके पास ये वाली लाइन होती है इस तरह से, यानी लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, किसी भी तरह से आपके पास जो ये जो है ना एरोज़ के निशान मैंने यहाँ पे ज़ाहिर किए हैं, तो आपके पास इसको हम क्या बोलते हैं, रोज़ बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब जो दूसरा लफ्ज़ है वो आपके पास है कॉलम का। कॉलम क्या होता है, छोटी क्लासेस में, 9th क्लास में भी आप लोग उर्दू के अंदर एक सवाल पढ़ते हैं, कालम अलफ, कालम बे, कालम जीम। अब उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर टीचर आप वो बुक के अंदर लिखा होता है कालम अलिफ, कालम बे और कालम जीम, ठीक है। इस तरह से लाने लगी होती हैं। कालम अलिफ के अंदर और कालम बे के अंदर जो है ना कुछ लिखा होता है और सही जवाब आपने जो है ना वो कालम जीम के अंदर लिखना होता है, ठीक है। अब कालम क्या होता है, दरअसल जो आपके पास ये बिल्कुल ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लाइंस जा रही होती हैं, इनको हम बोलते हैं कालम। जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन भी किया हुआ है, ठीक है। ये एरोज़ है, अगर आप लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट करते हैं तो ये रोज़ हैं, अगर अप से डाउन या डाउन से अप आप लोग करते हैं तो देन वो क्या है, कॉलम है, ठीक है। वो क्या है, कॉलम है। अब इन्हीं को हम लोग आगे मज़ीद जो है ना डिफ़ाइन करते हुए आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बताऊंगा। आज हम लोग जो है ना आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 और उसका हम लोग आगे जो है ना डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्सेस। कालबों का जो है ना, कालब का आपने क्या मालूम करना है, मर्तबा मालूम करना है, कालब का जो है ना ऑर्डर मालूम करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, कालब के मर्तबे से क्या मुराद है, इससे हम क्या मुराद लेते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो देन आप लोग सवाल जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है, देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई भी कालब हो, अगर हमारे पास कोई भी कालब यानी मैट्रिक्स हो, ठीक है, और उस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम लोग उसकी रोज एंड कॉलम्स की जो तादाद है, जो उसके नंबर है, टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कालब का
मर्तबा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि अगर किसी कॉलम के अंदर हम लोग उसकी, पहले मैंने लफ्ज़ बोला रो, फिर मैंने बोला कॉलम, यानी आप लोग जब भी किसी भी कॉलम का मर्तबा मालूम करेंगे उसमें सबसे पहले जो चीज़ आप लोग लिखेंगे वो आप लोग लिखेंगे कतारों की तादाद, और फिर आप लोग लिखेंगे उसमें कॉलम की तादाद, ठीक है। तो सिंप्लीफाई यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे देखें 2, 4, 6 और 8, ये मैंने आपको समझाने के लिए जो है ना एक एग्जांपल लिखी, ठीक है। इसमें आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग इसमें कितनी रोज़ देख रहे हैं, ठीक है, 1 और 2, और कॉलम कितने देख रहे हैं, 1 और 2, ठीक है। ये एरो के निशान ये लगाना ज़रूरी नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है, और ना ये आपने लाइनें लगानी है। अच्छा, तो 2 रोज़ हैं और 2 ही आपके पास इसमें क्या है, कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब आप लोग इसका ऑर्डर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2/2, 2/2, ठीक है, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बुक से एक जो है ना सवाल ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें वो कहता है कि बी आपके पास बराबर है 2, 0, 3 और 5 के। ये मैंने जो है ना यहाँ पर सवाल लिख लिया, ठीक है। अब इसमें रोज़ कितनी है, 1, 2, और कॉलम कितने हैं, 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स, 2/2, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग एक और मिसाल ले लें, जैसे डी वाली ऑप्शन है, यानी इसका सवाल ले लें आप लोग 406। अब इसमें स्टूडेंट्स आप लोग मुझे बताएं कि कितनी इसमें रोज़ हैं, 1, 2 और 3 रोज़ हैं, तो 3/, कॉलम कितने हैं स्टूडेंट्स, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। सो ये स्टूडेंट्स हमारा कॉन्सेप्ट था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का, ठीक है। अब आगे हम लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे वो देखें आप लोग। सो स्टूडेंट्स आगे हम लोग जो है ना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि काल्बों के मसावात से क्या मुराद है, काल्बों की इक्वटी से क्या मुराद है, इक्वटी ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है, या इक्वल मैट्रिक्स से क्या मुराद है। देखें दोस्तों, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ छोटा सा जो है ना वो कंसेप्ट याद रखना है, एक चीज़ याद रखनी है आपने, क्या कि हम लोग काल्बों में मसावात से क्या मुराद लेते हैं, मतलब कौन से कालब आपस में जो है ना बराबर होते हैं, किस बुनियाद पे बराबर होते हैं, और क्या खासियत होनी चाहिए कि कालब दोनों जो है ना आपस में बराबर होते हैं। उसमें सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी वो आपने देखना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पे दोस्तों देखें, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके पास ए वाला मैट्रिक्स है 3, बी वाला आपके पास है 3, 5, सी वाला आपके पास है 2, 4, डी वाला आपके पास 4, 0, 6, ई वाला आपके पास है 4, 6, 2, 0, एफ वाला आपके पास 2, 6, इसी तरह जी वाला, एच वाला और आई वाला, ठीक है। अब इसमें आपने ये देखना है कि इनका ऑर्डर कौन कौन सा सेम है, ठीक है। पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है। दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है, ये देखनी है कि नंबर किन किन के सेम है। एक तो आपने ये देखना है कि ऑर्डर किन का सेम है, अगर ऑर्डर नहीं सेम है तो आपने देखना है कि नंबर किन किन के सेम है। मसलन के बाद सवालात में तो ऑर्डर यानी कि फ़र्ज़ कर लें ए का अगर ऑर्डर 1/1 है तो बी का 1/1 है तो इक्वल है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि ऑर्डर सेम नहीं होंगे, तो फिर आपने उनकी क्या पहचान रखनी है, आपने उनकी जो पहचान रखनी है वो ये रखनी है कि नंबर एक जैसे हैं या नहीं हैं, ठीक है। चलें देखें, अब आप लोगों ये ए वाला कॉलम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3, ठीक है। आपने यहाँ पर फाइंड करना है कि यहाँ पर आपके पास ए वाला जो कॉलम है वो किसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग गौर करें तो किसके बराबर होगा, किसी के बराबर, किसी के ऑर्डर के साथ मिलता हो या एक जैसा नंबर मिलता हो, किसी के साथ भी आप लोग अगर देख सकें यहाँ पर तो किसी के साथ भी नहीं मिलता, ठीक है। बी वाला किसके साथ मिलता है, इसमें ऑर्डर इसका क्या जी 1/2, इसका किसी के साथ मिलता हो, ये देखें इसका मिल रहा है सी के साथ और आई के साथ, ठीक है। यानी अगर आप लोग ऑर्डर के लिहाज से देखें तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ऑर्डर अगर ना भी देखें तो फिर भी ठीक है, यहाँ पर आप लोग आई वाला देखें, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब आई के अंदर पहला नंबर 3 और दूसरा यहाँ पर अगर आप इसको प्लस करते हैं तो यहाँ पर 3 + 2 5 हो जाएगा, यानी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि b = आई के। अब सी वाला किसके बराबर है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देखें सी वाला किसी के बराबर नहीं है, डी वाला किसी के बराबर, डी वाला
किसी के बराबर नहीं है। ई वाला आपके पास किसके बराबर है, यहाँ पर एच के बराबर, ठीक है। ई वाला आपके पास किसके बराबर है, एच के बराबर, ठीक है। इनमें कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये सिर्फ मैंने सारे के सारे बुक वाले सवाल नहीं उठाए हुए, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए, ठीक है। बुक के अंदर तो मसलन कि उन्होंने पूरा बताया हुआ ना कि ये वाला कालब इसके बराबर, ये वाला कालब इसके बराबर, ये वाला कालब, आपको समझाने के लिए कि आपने कैसे याद रखना है, ये मैंने जो है ना लदा करके भी लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोग देखें जी, एफ़ वाला किसके बराबर है जी, एफ़ वाला है किसी के बराबर जी, नहीं है। जी वाला किसके बराबर है, जी वाला भी किसी के बराबर नहीं है। एच वाला किसके बराबर है, एच वाला आपके पास बराबर है ई वाले के, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे एच बराबर है ई के। आई किसके बराबर है जी, बी के, तो यहाँ पर आप लिख देंगे आई बराबर बी के, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने किस तरह से जो है ना वो इक्वल ऑफ मैट्रिक्स आपको निकालना सिखाया, ठीक है। मैंने दो चीज़ें आपको, मैं दोबारा बता दूं, मैंने दो चीज़ें आपको बताई हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो देखनी है आपने कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किन किन का सेम है। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम नहीं है तो देन आपने दूसरी जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि नंबर किन किन के सेम है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था और उसका कॉन्सेप्ट भी था, ठीक है। आप लोग बुक में से देख के तो इसको अच्छी तरह से करें, फिर अगर आपको कोई मसला आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो अब हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हुए मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लोग वेरिएबल्स की कीमत जो है ना वो किस तरह से मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, उसमें वो कहता है कि आपने कीमतें मालूम करनी है किन की, ए बी सी एंड डी की, ठीक है। आपने 4 वैल्यूज़ जो है ना मालूम करनी है, कौन कौन सी, ए बी सी एंड डी की, ठीक है, ए बी सी एंड डी की, ठीक है। अब आपने इनको कैसे करना है, देखें दोस्तों, यहाँ पर आपने सबसे पहले जो चीज़ याद रखनी है, मैट्रिक्स के अंदर या कोई भी इक्वेशन के अंदर अगर हमने किसी वेरिएबल की कीमत मालूम करनी होती है या हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल या एक से ज़्यादा इक्वेशंस दी गई होती हैं और उनमें हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की कीमतें मालूम करनी होती हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसमें हम लोग अगर मैट्रिक्स की मिसाल लें तो हमने क्या करना होता है, पहला नंबर बराबर है पहले नंबर के, दूसरा नंबर दूसरे के, तीसरा नंबर तीसरे के, चौथा नंबर चौथे के, यानी पहली इक्वेशन के बराबर। आप लोग यहाँ पर 2 मैट्रिक्स देख रहे हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अब देखें, ये मैं फ्रेंड्स यहाँ पे लिखता हूँ a जमा सी बराबर 0 के, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। a जमा 2b बराबर किसके, दूसरे नंबर के यानी -7 के, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा, ठीक है। c - 1 इज इक्वल टू 3 के, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूंगा, ठीक है। इसी तरह जो चौथी इक्वेशन है यानी 4d - 6 इज इक्वल टू 2d के, इसको मैं 4th इक्वेशन का नाम दे दूंगा, ठीक है। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको दोबारा एक मरतबा बता दूं कि पहली जो इक्वेशन है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स मौजूद है, उसमें जो पहला नंबर है वो राइट हैंड साइड पे पहले नंबर के बराबर, दूसरा नंबर दूसरे के बराबर, तीसरा नंबर तीसरे के बराबर और चौथा नंबर चौथे के बराबर आपने लेना है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब देखें, आपके पास 4 इक्वेशन यहाँ पे लिखी गई हुई हैं। पहली इक्वेशन आप लोग देख सकते हैं कि a जमा सी बराबर 0 के है। अगर आपको उसकी स्टेटमेंट याद हो तो आपने मालूम करनी है वैल्यूज़ ए बी सी एंड डी की। और अगर एक चीज़ आपने रूल याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें 2 वेरिएबल्स दी हों और हम किसी एक वेरिएबल की कीमत मालूम करना चाहते हैं, तो देन आपको किसी ना किसी एक वेरिएबल की कीमत जो है मालूम होना ज़रूरी है। लेकिन चूँकि ना तो हमें ए की कीमत मौजूद है मालूम है, ना हमें सी की कीमत मालूम है, सो इसीलिए जो है ना हम लोग इसको हल नहीं कर सकते। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है a जमा 2b बराबर -7 के, ये भी हमारे पास चूँकि प्रॉपर इक्वेशन नहीं है, यानी 2 वेरिएबल्स है इसमें और एक वेरिएबल की भी कीमत मालूम नहीं है, सो इसलिए इसको भी हम हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो हम लोग हल करेंगे वो हम लोग हल कर सकते हैं जी 3 वाली को। तो हम लोग लिखते हैं जी 3 वाली को क्यों हल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है और 2 कांस्टेंट है, तो सिंप्लीफाई हम लोग इसको कर सकते हैं, यानी c - 1 इज इक्वल टू 3 के। आपको स्टूडेंट्स एक मैथ का रूल पता है कि अगर कोई चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाती है, प्लस हो रही हो तो माइनस हो जाती है, डिवाइड हो रही हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई हो रही हो तो डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो a का माइनस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, जमा, तो 3 जमा 1 हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 4 के। c बराबर आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स 4 के। अब अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 4 को हल करते हैं, सोल्व इक्वेशन नंबर 4, तो वो आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर वो आपके पास है 4d - 6 इज इक्वल टू
2d के, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दो वेरिएबल्स हैं लेकिन है सेम ही, यानी इधर भी d और इधर भी d ही है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जो d वाले वेरिएबल्स उनको अलहदा कर लेंगे, यानी 4d माइनस 2d इज इक्वल टू ये वाला जो -6 है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और ये वाला जो 2d इधर प्लस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो अगर हम लोग 4d में से 2d माइनस करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6 के, ठीक है। अब चूंकि हमने वेरिएबल की कीमत मालूम करनी है और ये वाला 2 इधर इसके साथ वेरिएबल के साथ ज़रब हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा तकसीम, तो d बराबर आ जाएगा 6/2 के, ठीक है। इसको हम लोग काटते हैं, अगर कटता है तो काट दे, अगर नहीं करता तो इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। तो d बराबर आ जाएगा आपके पास 3 के। सो स्टूडेंट्स हमने दो इक्वेशन जो है ना हल कर ली। अब अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 की तरफ दोबारा जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास वो मौजूद थी a जमा c बराबर 0 के। अब हम लोग जो है ना इक्वेशन नंबर 1 को हल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी हुई है, ठीक है। सो देखें स्टूडेंट्स, हम लोग लिखते हैं जी सोल्व वन, वो क्या है जी a जमा c बराबर 0 के। अब c की कीमत हमारे पास क्या आई है स्टूडेंट्स 4, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे बराबर 0 के। हमने चूंकि मालूम करनी है कीमत a की, तो ये 4 इधर जमा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो a की कीमत आ जाएगी आपके पास -4। अब हम लोग लास्ट वाली जो इक्वेशन है यानी इक्वेशन नंबर 2 उसको हल कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें जी इक्वेशन नंबर 2, वो क्या आपके पास a जमा 2b इज इक्वल टू -7, ठीक है। अब a की कीमत यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, एक a है और एक b है। आपके पास a वाले वेरिएबल की कीमत मौजूद है -4, तो आप लोग यहाँ पर a की जगह पे -4 जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। अब ये 4 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जमा हो जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस जमा माइनस, आपने रूल याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर माइनस माइनस बराबर होता है जमा के, जमा जमा बराबर होता है जमा के, माइनस जमा बराबर होता है माइनस के, और जमा माइनस बराबर होता है माइनस के। मतलब कि अगर तो आपके पास दोनों सिंबल्स एक जैसे हो, चाहे वो माइनस माइनस हो चाहे वो प्लस प्लस हो, तो वो हमेशा प्लस के बराबर ही होते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक वेरिएबल प्लस का और एक सिंबल जो है ना वो आपके पास माइनस का, देन वो हमेशा माइनस ही रहेगा, चाहे वो पहले है चाहे वो बाद में, ठीक है। तो ये चूंकि दोनों ऑपोजिट है यानी माइनस में है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। सो -7 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी -3, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ रहेगी वो हमारे पास रहेगी 2b, ठीक है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा आपके पास -3/2 के। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो है ना a, b, c और d की कीमत जो है ना मालूम की। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो समझ आ गई है। अगर आपको फिर भी कोई मसला होता है तो आप लोग कमेंट सेशन में जो है ना वो मुझे कमेंट करके तो उसको जो है ना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर जो है वो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट देना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट जो है ना वीडियो में, तब तक अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे।